उसके साथ-साथ ये बहुत ही आवश्यक है कि आपको टीचिंग मेथड्स की भी जानकारी हो क्योंकि ट्रेनर आप तभी बन पाएँगे जब आपको टीचिंग्स या फिर लोगों को ट्रेन करने की टेक्निक्स पता होंगी और वर्तमान समय में या मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो उसका भरपूर इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए तभी हम आगे कंटिन्यू एक अच्छे ट्रेनर या फिर जो भी अपनी जो हमारा टैलेंट है उसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँगे। अगर हमारे पास इन टेक्निक्स की या फिर टूल्स की डिटेल नॉलेज नहीं है, डिटेल नहीं कम से कम अगर हमें इनका इंट्रोडक्शन तक भी नहीं पता है, तो ये समझिए जैसे मैं हूँ या डॉक्टर मनीष मेश्राम है या और निर्वाणी जी ने एक लेक्चर कनाडा से लिया। अगर हम तीनों के पास ये इंटरनेट, कंप्यूटर और ये सारे रिसोर्सेज़ नहीं होते, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, ज़ूम यूट्यूब, तो कहीं न कहीं हम आपसे ऐसे इंटरैक्ट नहीं हो पा रहे होते। तो ज़रूरी है हमारी तरह आपको भी ये चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ये क्लास गूगल मीट के थ्रू लाइव चल रही है, तो मुझे लगता है आप सभी को गूगल मीट तो यूज़ करना आता ही है। तो इस जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसमें से हम गूगल मीट के बारे में तो इतना हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम उसे इस्तेमाल कर रही हैं और वो हमें आता ही है, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा जैसे गूगल फॉर्म और क्योंकि जैसे हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड रखनी है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और भी तमाम जानकारी इनकी पर्सनल डिटेल्स है स्टूडेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की। उसके लिए हम डेटाबेस रिकॉर्ड क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज़ है, तो उसके लिए बहुत ही आसान मेथड्स हैं कि हम कैसे कंप्यूटराइज़ अपने सारे फॉर्म्स को कैसे करें और ये सारी चीज़ें जो ओपन सोर्स अवेलेबल है, इनके लिए आपको कोई फीस या कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, तो ये इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा है क्योंकि आपने देखा गूगल मीट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ज़ूम का कुछ वर्ज़न है अगर आप और अपडेट करते हो तो उसमें आपको शायद कुछ पेमेंट देनी होती है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट टीम भी एक ऐसे ही एप्लीकेशन है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहीं न कहीं कुछ पेड वर्ज़न हैं जिनमें पैसा भी लगता है लेकिन हम फ्री जो ओपन सोर्स टूल हैं जो जिनमें कोई चार्ज या मंथली एनुअली सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, उनके बारे में ही हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और उनके इस्तेमाल को मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सबसे पहले गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे हम उसे गूगल फॉर्म से जो डिटेल्स हैं कैसे उसे हम एक्सेल शीट या फिर टेबुलर फॉर्म में कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही यूट्यूब चैनल को हम कैसे क्रिएट करें और उस पे हम जो हम जैसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग है उसे हम कैसे वीडियोज़ को या फिर ऑडियो को कैसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी मैं आज आपको इन 2 चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में दूँगा। उसके बाद अगर हमें फिर आगे कंटिन्यू अभी क्योंकि 2 महीने का लगभग और समय बचा हुआ है, तो हमें अगर मौका मिलता है तो एक जो ओबीएस स्टूडियो है जो मेनली लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि अगर हमें लेक्चर्स को यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर फेसबुक पर या ट्विटर पर कहीं लाइव उसकी स्ट्रीमिंग करनी है टेलीविजन की तरह, तो हम उसका लाइव टेलीकास्ट कर सकें उसके लिए एक रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग टूल है जिसे ओबीएस स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। वैसे ओबीएस स्टूडियो के अलावा भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं लेकिन वो पेड हैं और क्योंकि हम ओपन सोर्स टूल का ही यूज़ करेंगे, तो हम किसी की ब्रांडिंग या एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बात को भी मुझे ध्यान में रखना है। इसके अलावा जैसे आप बीच-बीच में अभी आपने देखा होगा मनीष मेश्राम सर जी जब हमें समझाते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट या पिक्चर्स आती हैं लिखी हुई। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये कहीं न कहीं एमएस पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन या फिर गूगल स्लाइड्स के थ्रू हम इन्हें क्रिएट करते हैं। तो इसकी जानकारी भी मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर बताऊँगा कि कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो उसके पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ा आईसीटी या फिर आईसीटी क्या है, इसकी क्या रिलेवेंस है और क्या एक टीचर्स के लिए इसका महत्व हो सकता है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आईसीटी देखिए एक क्लासरूम में अगर ऑफ़लाइन नहीं है एक क्लासरूम में जैसे आपने अगर आप प्राइमरी में या फिर उससे पहले आपने स्टडी की होगी तो आपने देखा होगा एक चॉक या फिर स्लेट हम लेके कॉलेज में जाते थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो चॉक और स्लेट या फिर ऐसी चीज़ें 10 में नहीं है, उसके और एडवांस वर्ज़न टूल्स आ गए हैं टैबलेट जैसे या फिर राइटिंग पैड, जिसमें आपको बार-बार नई पेंसिल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार-बार हाथ से मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो हाथ गंदे होते हैं, उसके कई फ़ायदे हैं।
तो उसे आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हो एक राइटिंग पैड है, जो एक टच स्क्रीन की तरह वर्क करता है। इसे हम मेनली ऑफलाइन क्लासेस में ड्राइंग या फिर कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ़ मैं उन्हीं का ज़िक्र करूँगा जो आपके स्टडी या फिर माइंडफुलनेस ट्रेनिंग को लेके जो भी शॉर्ट में ज़रूरी है। क्योंकि आईसीटी टूल्स एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाइड एरिया है। अगर आप बीएड या फिर बीटीसी या कोई और टीचर्स ट्रेनिंग जैसा प्रोग्राम करते हो, तो जैसे ये 3 महीने का एक प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको 3-4 महीने अकेले एजुकेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईसीटी टूल्स को पढ़ना होता है। तो हम इसके उतना डिटेल में नहीं जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के जो कुछ टूल्स हैं, उसमें क्या-क्या हो सकता है। कुछ हार्डवेयर हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं और टेली कम्युनिकेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस और ह्यूमन रिसोर्सेज़। तो इन 6 की 6 चीज़ों को हम एक-एक करके समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज़ की। ह्यूमन रिसोर्सेज़ का यहाँ पे अर्थ यही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ और आप मुझे सुन रहे हो, तो आप भी ह्यूमन रिसोर्स हैं। या फिर मैं कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे उसे क्योंकि इंसान ही यूज़ करेगा, तो वो ह्यूमन रिसोर्स होगा। दूसरा है डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होगा, जैसे स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट जो भी क्लास में हमें सुन रहे हैं, तो उनकी डिटेल्स हमें कहीं न कहीं रखनी होती है। उनका एड्रेस या फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स या अटेंडेंस का रिकॉर्ड, तो या कितने उन्होंने असाइनमेंट किए, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन के लिए सारी चीज़ें हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। तो वो भी एक आईसीटी का ही एक पार्ट्स है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट हम उसे कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ थोड़ा एडवांस है। अगर आप आईसीटी के स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्टडी करोगे, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा और समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे इग्नोर कर रहा हूँ। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन जो 4th कंपोनेंट है आईसीटी का, उसका अर्थ यही है यहाँ पे कि जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हो मेनली कम्युनिकेशन के लिए, कि हम इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएँ, बिना किसी वायर के या फिर बिना किसी रुकावट के, लाइव, वो भी तुरंत सेकंडों में इतनी फास्ट स्पीड के साथ। तो कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में टेलीफ़ोन या फिर इंटरनेट, जिन्हें हम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यहाँ 2 और चीज़ें हैं। तो इनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा 1-2 मिनट के बाद बताने वाला हूँ। तो अ, ये क्या आप इसे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं कुछ इसमें, अगर आपको पिक्चर्स में लिखा हुआ है, ऐसे ज़ूम करूँ मैं? ज़ूम करो सर। ज़ूम करना पड़ेगा, उसको अच्छे से नहीं दिख रहा है क्लियर। ओके। तो देखिए, यहाँ बीच में मुझे लगता है अभी रीडेबल होगा, इंटरनेट आपको दिख रहा होगा। जी। हाँ, तो देखिए, इंटरनेट का हम कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल देख सकते हैं। अगर आपके एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो इंटरनेट का एक बहुत ही जीता-जागता जो एग्ज़ाम्पल है, वो आप देखोगे कि वेदर फ़ोरकास्टिंग में, कि मौसम का हाल जानने में, अगर आप बारिश हो रही है, तो आपके स्क्रीन पे मोबाइल के तुरंत पानी जैसा आपको दिखने लगता है कि शायद बारिश होने वाली है थोड़ी देर में, कहीं क्लाउड है। मौसम साफ है, तो भी उसकी जानकारी हमें अपने मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से आसानी से मिल जाती है। तो ये तो है हमारे लिए इस्तेमाल, लेकिन साइंटिस्ट भी वेदर फ़ोरकास्टिंग के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो डिटेल्स है कहीं न कहीं सैटेलाइट, जो आर्टिफ़िशियल सैटेलाइट है, उनके माध्यम से साइंटिस्ट इसे इंटरनेट के थ्रू हम तक पहुँचाते हैं। बैंक एंड इंश्योरेंस सर्विस में भी आप देख सकते हैं कि पूरा बैंकिंग जो सिस्टम है, अगर कई बार आपने सुना होगा, बैंक में जाते होंगे कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, सर्वर बिज़ी चल रहा है, सर्वर ठप हो गया है, तो उस समय सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। अगर इंटरनेट की स्पीड में या फिर इंटरनेट कनेक्शन में उनके कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनका जो वर्क है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इंटरनेट का अपना एक महत्व है। दूसरा, आप देखोगे कि एग्रो यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। यूनिवर्सिटी मतलब एजुकेशन की यही बात है, क्योंकि मैं आपसे इंटरनेट के थ्रू ही इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, या आप मुझे सुन पा रहे हो, तो या आप समझ ही सकते हो कि बिना इंटरनेट के तो ये क्या होता और क्या पॉसिबल है। तो कमोडिटी एक्सचेंज मतलब जब चीज़ों का आप व्यापार करते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेन-देन करते हो, तो आजकल जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप किसी वस्तु का लेन-देन करते हैं, तो कमोडिटी एक्सचेंज हम उसे कह सकते हैं।
तो और भी प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। किसान, देखिए यहाँ पे फार्मर, फार्मर भी कहीं न कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए या फिर मौसम की स्पेशली जानकारी किसान को चाहिए होती है कि किस मौसम मौसम में, कौन से समय में कैसी फसल को वो अपने खेत में लगाए तो उसका उसे बेनिफिट मिले। उसके लिए किसान भी इंटरनेट से जुड़ा रहता है ताकि उसे समय से पहले रहते अपनी फसल को बचाने के लिए कहीं अगर बारिश या फिर तूफ़ान जैसी कुछ चीज़ें आने वाली है तो उसकी वो छोटी-मोटी कुछ सिक्योरिटी से प्रोवाइड कर पाएँ। तो आप देखते होंगे कि सुपरमार्केट में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो, तो वहाँ आपको इंटरनेट या फिर कंप्यूटर जैसी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती होगी। और एक अभी जो कुछ 2-3 सालों से ट्रेंड में आ रहा है, एक आपने जन सेवा केंद्र आपने नाम सुना होगा। अगर आपको कोई सर्टिफ़िकेट या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होती है, तो आपको यही कहा जाता है कि आप जन सेवा केंद्र पर चले जाइए। आधार में कुछ अपना करेक्शन कराना है या फिर कोई सर्टिफ़िकेट बनवाना है, डोमिसाइल बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, तो ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज़ अगर जैसे आपको कोविड की वैक्सीन भी लगवानी है और आपको रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट नहीं लेना आता है, तो आप कहीं न कहीं कॉमन सर्विस सेंटर या विलेज नॉलेज सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र जिन्हें हम आम भाषा में जानते हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ील्ड ऐसे हैं क्योंकि इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया है। मैं यहाँ सारी चीज़ों को भी नहीं बता पा रहा हूँ। इंटरनेट की जब बात होती है तो कहीं न कहीं कंप्यूटर जो है वो आम इंसान के माइंड में ज़रूर आता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो महत्व है वो बिना इंटरनेट के तो पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल या फिर स्मार्टफ़ोन जिसे हम कहते हैं, वो एक कंप्यूटर का ही टाइप है। आप उसे कंप्यूटर से अलग कभी भी मत मान के चलें कि कंप्यूटर नहीं है। वो हमेशा से एक कंप्यूटर ही है जब से शुरुआत हुई है मोबाइल की। वो शुरू से ही एक कंप्यूटर का फ़ॉर्म रहा है, एक टाइप रहा है सिवाय टेलीफ़ोन को छोड़ के जो लैंडलाइन वाला फ़ोन था। उसके अलावा जो जब से हमने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया, वो शुरू से ही एक कंप्यूटर की टाइप्स में हम उसकी हमेशा स्टडी करते हैं। तो मैं आपको मोबाइल के बारे में अलग से नहीं कंप्यूटर के इसमें ही बताने वाला हूँ। तो देखिए आपने कहीं अगर कंप्यूटर के बारे में सुना होगा तो आप एक कॉमन सी जो सेंस है आम आदमी के इंसान के मन में आता है हमेशा कि शायद कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म होती है या फिर ऐसा कुछ अगर आपने कहीं कोई स्टडी सेंटर पे कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो उन्होंने आपको ज़रूर कहीं न कहीं कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताई होगी। तो मुझे लगता है कि आपने कहीं ऐसा सुना है कि कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म है? बता सकता है कोई? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहीं कंप्यूटर के बारे में कुछ फुल फॉर्म जैसा कुछ पढ़ा है या सुना है तो आप हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं। मैंने तो नहीं सुना सर। नहीं सुना है। कंप्यूटर फुल फॉर्म नहीं जानते। होता है फुल फॉर्म तो मालूम नहीं सुना सर। मैंने सुना है, मुझे याद नहीं है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। रविता ने सुना साइंटिस्ट है वो। दीपचंद को याद भी है, तो दीपचंद जी आप क्या मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ बताइए। COMPUTER कंप्यूटर। हाँ इसकी फुल फॉर्म बतानी है। जी सर यही है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for training, education, research. अरे वाह गुड। ठीक है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो अभी आपने फुल फॉर्म सुनी है वो एक्चुअली में कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे हम किसी चीज़ की भी फुल फॉर्म अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक यहाँ पे शायद मुझसे गलती से टाइप हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है कंप्यूट, तो उससे ये बना हुआ है। ये यहाँ पे अंग्रेजी लिखा है तो आप उसे इग्नोर करिएगा। ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है कंप्यूट, जिसका हिंदी में अंग्रेजी में अर्थ होता है कंप्यूटेशन और हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। तो उससे इस कंप्यूटर वर्ड का जनरेशन हुई है। तो हम नहीं कह सकते कि C फॉर ये, O फॉर ये और P एटसेट्रा। और अगर आप और इसे कहीं भी पढ़ेंगे किसी टेक्स्ट बुक में अच्छे ऑथर की, तो कहीं भी आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म वो नहीं आपको समझाने वाले हैं। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं होती है, तो ये आप समझ लीजिए।
कंप्यूटर एक साधारण शब्द है, जैसे और शब्द होते हैं जो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है कंप्यूटेशन और हिंदी में गणना करना। तो कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो पुराने समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इन सब के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल जो इसका इस्तेमाल है आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया भी है कि इंटरनेट के साथ-साथ जैसे आप ईमेल में इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फिर कॉन्फ्रेंस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट या फिर जो यंगस्टर है वो गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च के लिए भी और डेटाबेस मैनेजमेंट या चीज़ों को स्टोर करने के लिए, जैसे आपको कोई रिकॉर्ड स्टोर करके रखना है, ऑडियो, वीडियो या फिर टेक्स्ट की फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में। दूसरा आप देख सकते हो मेरे इसकी बैटरी लो हो रही है, 1 सेकंड रुकिए, चार्ज लगाता हूँ। ओके, तो ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पे आप देख सकते हैं। और अगर आप घर से बाहर निकलते होंगे तो कहीं न कहीं आप घर से कदम बाहर रखते ही आपको ऐसी चीज़ें दिखने को मिलती होगी जिनका इस्तेमाल कहीं न कहीं वो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। जैसे आप अगर कोई एक मान लीजिए आप एक बैनर भी आपको दिखाई देता है, कहीं साइन बोर्ड भी अगर आपको दिखाई देता है, तो ये समझ लीजिए वो कहीं न कहीं कंप्यूटर से ही डिज़ाइनिंग उसकी हुई है। तो हम नहीं ये कह सकते कि कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो देखिए ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो कंप्यूटर के जो पार्ट्स उसमें मेन रूप से एक मॉनिटर स्क्रीन है और प्रिंटर भी है, जो किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लिखा हुआ चीज़ें हैं उसे, या फिर किसी पिक्चर्स को भी हम प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आपको स्पीकर आपको दिख रहा होगा ये, या फिर आपके स्मार्टफ़ोन में भी स्पीकर है। तो स्पीकर का इस्तेमाल होता है सिर्फ़ साउंड को प्रोवाइड करना, जो ऑडियो सिग्नल है उसे हमें ये पहुँचाता है। दूसरा इधर एक माइक, यहाँ पे इन्होंने गलती से टाइप हुआ है, ये सॉरी माइक्रोफ़ोन है। तो माइक्रोफ़ोन को भी आप देख सकते हो कि माइक्रोफ़ोन का भी इस्तेमाल होता है। और ये कीबोर्ड और माउस, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर के वर्किंग को समझने के लिए बहुत ही बेसिक डायग्राम है। अगर आपने कंप्यूटर को पढ़ा हो तो ज़रूर आप इस डायग्राम से अवेयर होंगे। इसे कहते हैं हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, और इस डायग्राम को मैं आपको ह्यूमन के साथ कंपेयर करके बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये इंसान के साथ हम इसे कंपेयर करके देख सकते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनसे हम कंप्यूटर को सिग्नल भेजते हैं। जैसे हमारी आँखों से हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ऐसे कंप्यूटर जिन चीज़ों से देख सकता है, जैसे कैमरा से कंप्यूटर देख सकता है, तो कंप्यूटर के लिए जो आँखों का या फिर इनपुट का काम करते हैं, कैमरा करता है। ऐसे ही एक माउस या फिर कीबोर्ड है जिससे हम टेक्स्ट को एंटर करके कंप्यूटर में भेजते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। दूसरा यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस का मतलब है कि जिन पे आपको जो आपने चीज़ें कंप्यूटर में भेजी हैं वो आपको दिखाई दे। जैसे आपने कुछ टाइप किया और आपको फिर से दिखाई दे, तो उसके लिए आपकी मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है या फिर प्रिंटर हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये एक स्पीकर का काम है कि जो आपको ये साउंड प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने क्योंकि बोला और वो सुना स्पीकर से, तो स्पीकर यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक्रोफोन मेरी साउंड को कैच कर रहा है और जो स्पीकर है वो आप तक पहुँचा रहा है। तो कान हम बोल सकते हो कि ये जैसे इंसान के कान है वैसे ही कंप्यूटर के लिए माइक्रोफोन है। या फिर जैसे हमारे माउथ या जो टंग है या बोलने का जो काम करती है जीभ, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये स्पीकर है कंप्यूटर के पास। दूसरा, जब हम कुछ चीज़ों को स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हम चीज़ों को स्टोर कर अपने माइंड में या फिर ब्रेन में कहीं न कहीं वो स्टोर होती हैं चीज़ें याददाश्त के रूप में। हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, मतलब कंप्यूटर के कंपेयर तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो एज इट इज़ और काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को याद रख सकता है। उसके पास कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को याद रख सके, और याद ऐसा रख सके जब तक कंप्यूटर खराब ना हो जाए या वो डिवाइस ना खराब हो जाए, तब तक वो उसमें सेफ रहे जैसे आपने सेव रखी है।
तो ये काम ऐसे ही करता है कि पहले इनपुट जाता है, हम देखते हैं कोई सिग्नल जो हम काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर के तो बहुत फायदे मैंने आपको बता दिए, यूज भी बता दिए, लेकिन कंप्यूटर का जो एक मेन डिसएडवांटेज या फिर आप ड्रॉबैक कह सकते हो जो उसमें कमी है, वो यही है कि कंप्यूटर के पास दिमाग ऐसा सोचने समझने वाला नहीं है कि जो इंसान की तरह डिसीजन ले सके, सेल्फ डिसीजन से। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हम उससे करवाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम अभी डेवलप हो रहे हैं जिनमें थोड़ी बहुत समझने की कैपेसिटी होती है, और आपने कहीं रोबोटिक्स या फिर मूवीज में देखा होगा, रोबोट में या फिर और भी कई ऐसी मूवी है, आप एटीएम मशीन में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उन मशीनों के पास थोड़ी समझने की कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप की गई है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन के कंपैरिजन में तुलना हम उनसे नहीं कर सकते। ह्यूमन का ब्रेन या फिर माइंड कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो जैसे हमारा ब्रेन चीज़ों की प्रोसेसिंग करता है, समझता है, वैसे कंप्यूटर का जो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू से समझाते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, तो कंप्यूटर वही काम करता है। तो कंप्यूटर की वर्किंग में यही है, हम कोई इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट के बाद क्योंकि मेरी जो आवाज़ है ये एक एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल मतलब कंप्यूटर मेरी आवाज़ को नहीं समझ सकता, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मैं एक इंसान हूँ, या आप भी इंसान हैं। आप कंप्यूटर की क्योंकि कंप्यूटर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ही समझ सकता है, जिसे वोल्टेज या फिर करंट हम कहते हैं। वो सिर्फ करंट या फिर वोल्टेज को ही समझ सकता है, हमारी तरह उसे साउंड सुनाई नहीं देता है, या फिर उसे सेंसेशन फील नहीं होता कि कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। उसके लिए उसे हर चीज़ें हमें जो है वो सिग्नल की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल हम उसे कहते हैं, वोल्टेज या करंट की फॉर्म में ही देनी होती है। अगर हम माइक्रोफोन से भी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, आप स्पीकर से सुन रहे हो, तो इसमें यही होता है कि इस माइक्रोफोन के पास एक ऐसी कैपेसिटी या एक ऐसी डिवाइस है जो साउंड सिग्नल को के इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है, करंट और वोल्टेज जो है, वो माइक्रोफोन से कंप्यूटर को समझ में आती है, और फिर स्पीकर के थ्रू आप तक वो स्पीकर फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, जो साउंड सिग्नल है जो आप समझ सकते हो, जिसे सुन सकते हो, उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेसिंग करता है कन्वर्ट करने की, वो सारी की सारी जो कंप्यूटर का जो ऐसे दिमाग हम बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है कि कैसे कंप्यूटर इसे समझ रहा है। तो सारी प्रोसेसिंग प्रोसेसर में होती है। तो ये कंप्यूटर की वर्किंग है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के जैसे मैंने बताया था कि आपने शुरुआत में देखा होगा एक डायग्राम में कि उस पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कुछ लिखा हुआ था। तो मैं अब आपको यही बताना चाहूँगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के या फिर हमारे स्मार्टफ़ोन के वो पार्ट्स जिन्हें हम फिज़िकली अवेलेबल है, जिन्हें हम देख सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं फिज़िकली, उन्हें हम बोलते हैं कि ये कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर जो भी है वो हार्डवेयर पार्ट्स हैं। जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है। आप अपने सेल फ़ोन की या स्मार्टफ़ोन की बात करो, जो स्क्रीन या पूरी जो आपको स्ट्रक्चर हाथ में, वो पूरा का पूरा एक हार्डवेयर है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो जैसे गूगल, आपको हार्डवेयर की एक शेप होती है, साइज़ होता है, उसका वेट होता है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो सॉफ्टवेयर में ना तो आपको उसका शेप पता चलेगी, जैसे गूगल मीट है। गूगल मीट जब हम इस्तेमाल करते हैं कि ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, हम इसे कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है ये। तो इसको आपको एक सिंबल की फॉर्म में एक आइकन इसका हम बना हुआ आपको ज़रूर अपने स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में देखा होगा। लेकिन वो गूगल मीट का कोई शेप नहीं है, वो गूगल मीट की वज़न नहीं है, गूगल मीट का वो कलर नहीं है। वो केवल एक सिंबॉलिक फॉर्म में समझाने के लिए आइकन बनाया गया है कि आप उसे इस्तेमाल कर पाओ। तो आप बता भी नहीं सकते गूगल मीट में कितना वेट है, उसका साइज़ क्या है, कितनी उसका मोटाई है, कितनी उसकी थिकनेस है। तो जो टूल्स हैं जो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके बिना हम काम नहीं कर सकते हैं, वो ज़रूरी होते हैं कि हम कोई काम कर पाएँ। तो सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनका वज़न नहीं होता, जिनकी शेप नहीं होती है, ऐसे पार्ट्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में तो आपने देखा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सारी चीज़ें। लेकिन जब सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करता हूँ, तो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में जो थोड़े अभी सुना होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन-सा एंड्रॉइड का वर्ज़न है, 5 है, किटकैट है या फिर और कोई 10 है या फिर एडवांस है, उसका भी तो आप देखोगे या फिर कंप्यूटर में भी जैसे आपने सुना होगा कि विंडोज़ 7 थी पहले फिर 2007 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। फिर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ वर्किंग होती है जैसे अगर आपको किसी फाइल को एक जगह से कॉपी करना है, या कॉपी करके पेस्ट करना है, कट करना है या सेव करना है, तो आप मैं कहूँ कि आप अपनी एक जो कोई फाइल आपकी वीडियो है उसे आप कॉपी करके पेस्ट करिए। अगर मैं कहूँ आप इसे वर्ड से सॉरी से एमएस वर्ड के थ्रू कॉपी पेस्ट करिए, तो ये वर्ड में ये फैसिलिटी नहीं है या फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर में फैसिलिटी नहीं है कि वो फाइल को कट कॉपी पेस्ट कर पाए। ये जो फंक्शन होता है हमारे कंप्यूटर में, ये फंक्शन जो कट कॉपी पेस्ट या सेव करने का हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अगर आपने इनके बारे में पहले नहीं पढ़ा है तो ये आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ नहीं भी आ रहा होगा। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो जरूर यूट्यूब पर कोई वीडियो या फिर कोई टेक्स्ट बुक भी मैं आपको भेजूंगा और कुछ वीडियोस के लिंक भी, तो आप ताकि इसे और बेहतरी से समझ पाए, क्योंकि ये जरूरी है इसको समझना, इसकी बेसिक फंक्शनिंग के बारे में भी। और अगर आप एक टीचर ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको माइंडफुलनेस या मेडिटेशन के जो मेथड्स हैं उनकी जानकारी के साथ साथ ये अपने जरूरी है बिल्कुल कि आपको इंटरनेट या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल आना ही चाहिए, इसे आप इग्नोर मत करें। तो दूसरा एक और जो हेडिंग है वो है इंटरनेट। इंटरनेट भी एक ये क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट कोई हार्डवेयर नहीं होता है या फिर कोई स्पेशल जगह नहीं है, इंटरनेट का कोई मालिक भी नहीं होता कि कोई इंटरनेट का मालिक। तो इंटरनेट यही है जैसे आप हैं और मैं हूँ, हमारे बीच में जो हमने जो कनेक्शन ये बना हुआ है किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, आपके पास कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, मेरे यहाँ बीएसएनएल का है, तो इन जो सर्विस प्रोवाइडर जो हमें एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं यहाँ से वहाँ कनेक्ट होने का, उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक इंटरनेट है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। तो जैसा समय भी कमी बचा है और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मैं आज आपको दो चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। एक तो डेटाबेस मैनेजमेंट की जो रिकॉर्ड्स हैं उसे कैसे मैनेज करें, कैसे हैंडल करें स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स की डिटेल्स की, क्योंकि आप अभी ट्रेनर बनने जा रहे हैं और आपका आधा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। और उम्मीद करता हूं कि आप ये कोर्स पूरा होने के बाद कुछ ना कुछ या तो हमारी एकेडमी के साथ या फिर अपना पर्सनल लेवल पे या किसी और के माध्यम से जरूर कहीं ना कहीं लोगों को मेडिटेशन की ट्रेनिंग देंगे, उन्हें सिखाएंगे। तो अगर आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं तो भी आपको उसकी इस्तेमाल की जरूरत पड़ने वाली है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप पेपर वर्क पे जाएंगे तो आपको थोड़ा और दिक्कत होगी डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने में, उन्हें रखने में। और ये बहुत ही ईजी है हम चीज़ों को कंप्यूटर में या फिर गूगल फॉर्म में या कहीं और ड्राइव पे सेव करके रखें। तो क्लासेस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, डेटा बेस को मैनेज करने के लिए आपको कंप्यूटर पे जाना ही है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी आपने सुना होगा कि पेपरलेस चीज़ें हो रही हैं, सारे फॉर्म जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हो सारे ऑनलाइन हो गए हैं। हर चीज़ें ऑनलाइन, पेपर वर्क को ना के बराबर करने की हमेशा कोशिश की गई है अभी पिछले कई सालों में।
तो उम्मीद करूंगा कि आप भी अगर ऐसा कोर्स डिजाइन करें या फिर कोई प्रोग्राम ऐसा मेडिटेशन को या फिर किसी और चीज को लेके भी करें तो जरूर उसमें पेपरलेस से बनाएं आप ही, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो डेटाबेस को रिकॉर्ड करने की है उसका इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम जो गूगल फॉर्म एक फ्रीली अवेलेबल ओपन सोर्स टूल है जो गूगल जीमेल अकाउंट या फिर गूगल मीट जिस कंपनी या जिस सर्विस प्रोवाइडर ने हमें प्रोवाइड किया ये उसी का है। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे उस पे कि गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। आप एक सेकंड वेट करिए, मैं लाइट ऑन करके आता हूँ। मेरी लैब में हूँ क्योंकि थोड़ा यहाँ लाइट की मैंने बल्ब ऑन किया था दिन में, अभी थोड़ा देर पहले धूप थी, तो आप धैर्य बनाए रखिए। एक सेकंड लगेगी मुझे। उजाला है सर। यस, तो आज हम गूगल फॉर्म बनाना सीखेंगे और उसमें कैसे चीज़ों को, अगर आप के पास मोबाइल फ़ोन है या फिर आप लैपटॉप या फिर किसी और डेस्कटॉप कंप्यूटर के माध्यम से मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी स्क्रीन पे जो भी दिखेगा जैसे भी मैं करने वाला हूँ तो आप वो स्टेप्स मेरे साथ साथ फॉलो करते चलिए। तो सबसे पहले आप जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप गूगल पे अपने गूगल कोई भी ब्राउज़र ऑन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में और उसमें टाइप कीजिए गूगल फॉर्म। जैसे आप अगर ये स्क्रीन आपको दिख रही है तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ गूगल फॉर्म FORM। ऐसे मैं टाइप करके जैसे ही एंटर करूँगा तो आपको ये यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा www.google.com फॉर्म्स अबाउट। तो आपको इसी और ज़्यादा आगे नीचे ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इसी पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगर आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो क्योंकि गूगल मीट के लिए भी जीमेल अकाउंट जरूरी है और फिर इसके लिए भी जीमेल अकाउंट होना ही चाहिए। तो मैं क्योंकि आप जीमेल यूज़ कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है आपके पास गूगल अकाउंट है और आप उसको इस्तेमाल करना भी आपको आता होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा गो टू गूगल फॉर्म। अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन में भी करोगे तो ये ऐसे ही वर्क करेगा जैसे यहाँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहा है। तो जरूर आप उसे मेरे साथ करते चले तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे कि कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट किया जाता है। तो क्या आप कोई है जो अभी करने का प्रयास कर रहा है गूगल फॉर्म बनाने का जिसे नहीं आता हो? मुझे लगता है कईयों को हमें से आता है, गूगल फॉर्म बनाए हैं दीपचंद ने भी और ने भी। तो जिसे नहीं आता है वो जरूर डॉक्टर दयाचंद जी, ये स्टार्ट फ्री ट्रायल आया सर लास्ट में इसमें ना, हमने तो बनाए कर रहा हूँ। आप बोलिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आप इसे सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में गूगल फॉर्म्स टाइप करना था। गूगल फॉर्म्स जैसे टाइप करोगे तो आपके सामने ये इस तरह की कोई स्क्रीन खुल के आएगी। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे मुझे नया फॉर्म बनाना है और तो नया फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एक ब्लैंक और एक प्लस का साइन दिखा होगा। प्लस मतलब ऐड करना। तो जैसे मैं यहाँ ऐड पे इस पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक पे, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप उसे टच कर सकते हैं क्रिएट न्यू फॉर्म पे। तो करो करो एक्सपेरिमेंट करो। हाँ सर, स्टार्ट फ्री ट्रायल आया इसमें सर ना, उसी पे करना है ना टैप। हाँ करिए, स्क्रीन शेयर करते रहिए दीप सिंह। हाँ स्क्रीन तो शेयर कर रखी है मैंने, नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही हमारे पास। इसमें पहला हाँ, अभी देखिए, ये आया सर। अभी मैं फिर से शुरू करता हूँ, देखिए। सीन हो गया स्क्रीन। हाँ, अभी देखिए मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इसे। यहाँ आपको गूगल में अपने गूगल फॉर्म टाइप करना है, सिंपल, कुछ नहीं। एक बार पूछ लीजिए किया क्या, जिसके पास में किया क्या। गूगल फॉर्म आपने टाइप किया? Yes. हाँ किया। ये तो चलिए डबल जी गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद आपको ये लिंक यहाँ पे दिखाई
टच करिएगा इस मोबाइल क्रिएट में गूगल फॉर्म क्रिएट। हाँ सर स्टार्ट फ्री ट्रायल आ रहा है। हाँ ठीक है। नहीं, ये आना चाहिए, देखिए गो टू गूगल फॉर्म ऐसे। उसमें ऑप्शन नहीं भी है। है बहुत सारे। अच्छा आप ये बताइए, आप मुझे मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे हो लैपटॉप या कंप्यूटर से? मोबाइल से। मोबाइल मोबाइल ऑप्शन में जाइए, राइट साइड के जो कॉर्नर में आपके लिखा होगा 3 डॉट्स बनी होंगी। हाँ तो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट, गो टू डेस्कटॉप साइट। हाँ कर दिया सर, कर दिया। हाँ उसे करिए तो आपको वो जो अपनी स्क्रीन है वो बिल्कुल मेरे कंप्यूटर जैसी दिखाई देगी एकदम। हाँ आ गया सर। हाँ पर्सनल और बिजनेस करके आ रहा है। नहीं तो आपको इसे इसमें ही करना है, पर्सनल में रखना है, बिजनेस में नहीं जाना है। जी जी तो जी। देखिए गूगल फॉर्म जो लिखा है पर्सनल के नीचे, इसमें आपको क्लिक करना है, गो टू गूगल फॉर्म। और गूगल फॉर्म लिखने के बाद कौन सा ऑप्शन क्रिएट करना है? ओपन विद क्रोम में जाना है सर। हाँ क्रोम में किसी ब्राउजर में खोल लीजिए। देखिए दयाचंद जी, ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे जैसा यहाँ दिख रहा है, ये आपको मेरी इस पे कंप्यूटर पे दिख रहा है। गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्विस में जाना है। हाँ ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज। आ गया सर, आ गया। अब उसके बाद जाइए गो टू गूगल फॉर्म, ये ऑप्शन ये जैसे यहाँ है वैसे जाइए। ओपन विद क्रोम। हाँ कर दीजिए, ओपन विद क्रोम ही करिए। तो अगर आपने अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट की फॉर्म में आप देख पा रहे हो तो आपको सेम ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी, और बस यहाँ पे अकाउंट चेंज होगा। मैं दूसरे अकाउंट से कर रहा हूँ, आपका अकाउंट स्टार्ट न्यू फॉर्म लिखा है सर यहाँ पहले। क्या? हाँ स्टार्ट न्यू फॉर्म ना। हाँ तो आपको उस स्टार्ट फॉर्म न्यू के जस्ट नीचे प्लस का जो साइन बना हुआ उसके ऊपर क्लिक करना है। कर दिया सर। सर दीपचंद, इसके बाद क्या करना है? इजी क्रिएट ऑनलाइन फॉर्म वाली खुलनी है। हाँ ये खुल गई ना, तो उसमें देखिए आपको ऑप्शन दिखेगा गो टू गूगल फॉर्म। गो टू गूगल फॉर्म। हाँ मिला? नहीं अभी तो नहीं मिला। आप मोबाइल पे कंप्यूटर पे? मोबाइल पे है तो। हाँ तो आप देखिए आपके जो राइट हैंड साइड का ऊपर का जो कॉर्नर है मोबाइल में, उसमें 3 डॉट्स होंगी, उस पर क्लिक करिए पहले। देखिए इसमें गो टू डेस्कटॉप साइट उसमें लिखा होगा। डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है उसमें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसी को क्लिक करना है। हाँ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो चेंज होके कंप्यूटर स्क्रीन जैसे दिखाई देगी। एग्जैक्टली सर। हाँ तो देखिए मैं आपको एक सैंपल यहाँ फॉर्म बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ लिखा है अनटाइटल फॉर्म, तो आप यहाँ फॉर्म का कोई भी टाइटल दे सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ अटेंडेंस के लिए ATTANDENC, ठीक है। कोर्स के लिए कोर्स का नाम लिखो, बेसिक कोर्स ऑफ माइंडफुलनेस क्रिएट करना है। चलो हाँ, जैसे हमें क्रिएट करना है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है हमें बेसिक कोर्स के लिए, तो मैं लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर बेसिक मेडिटेशन कोर्स। तो मैं ये लिखूंगा, और नीचे आपको एक और छोटा इसमें दिखेगा। आप ये जरूर नहीं है आप यही टाइटल रखें, आप अपने कोर्स के हिसाब से, अपने पर्पज के हिसाब से इस टाइटल को कुछ भी लिख सकते हैं। उसके नीचे जस्ट फॉर्म डिस्क्रिप्शन आपको एक ऑप्शन दिखेगा। आप अपने फॉर्म्स के बारे में या फिर अपने खुद के इंट्रोडक्शन के बारे में, एकेडमी के बारे में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या जो डिटेल्स हैं वो लिख सकते हैं। डेट लिख सकते हैं कब से कोर्स शुरू। हाँ जैसे लास्ट डेट मुझे लिखनी है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लास्ट डेट, ठीक। और मुझे इसका सपोज दैट हमने कुछ फीस रखी है तो मैं लिख सकता हूँ फीस इतनी है कोर्स की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कौन कौन इसे, मतलब हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइज बाय, हाँ ये ऑर्गेनाइज बाय, हम ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में या जो भी है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे का इसका सेक्शन आता है वो है अनटाइटल क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा। आप अगर इस पर क्लिक करोगे
तो ये अब शुरुआत होता है जो इंफॉर्मेशन हमें यूजर से चाहिए या पार्टिसिपेंट से चाहिए। जैसे मुझे सबसे पहले उसका नेम चाहिए, तो नेम मैंने लिखा और यहाँ आप राइट साइड में देखोगे आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, अपलोड फाइल, लीनियर स्केल, ऐसे ऐसे। तो क्योंकि जो नाम है वो पैराग्राफ में नहीं होता है, मल्टीपल चॉइस के नाम आवाज म्यूट कर दो सर। मुझे भी वो नहीं दिखाई दे रहा, ये नहीं आ रहा है ऐसे। दर्शन जी आवाज म्यूट कर दीजिए। वो करिए सर। तो आप पहुंचे यहाँ तक जहां मैं हूँ अभी? अरे कैसे रहो मल्टीपल चॉइस पे आ रहे सर हम। हाँ, मल्टीपल चॉइस को छोड़ के, क्योंकि जो नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होता है, नाम ना बड़ा पैराग्राफ होता है, शॉर्ट आंसर होता है, तो आपको इसमें शॉर्ट आंसर रखना है। बाहर तो आई थी। ठीक है, ओके। तो चलिए अभी तो नाम हो गया, दूसरा मुझे और डिटेल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये डुप्लीकेट दो बॉक्स जो ऊपर नीचे बने हुए हैं रेक्टेंगल फॉर्म में। अब दूसरा क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ मुझे चेंज करना है, जैसे मुझे इसकी चाहिए फादर्स नेम चाहिए। फादर्स नेम, ये भी शॉर्ट आंसर में है। दूसरा जैसे कुछ डिटेल्स है जो ईमेल शॉर्ट आंसर की फॉर्मेट में नहीं हो सकती। जैसे मुझे एज चाहिए कि मुझे स्टूडेंट की एज के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप एज भी हम शॉर्ट आंसर में ही रखेंगे। अगर मुझे यहाँ डेट ऑफ बर्थ उसकी चाहिए, तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट की फॉर्मेट में हो गया। देखिए गूगल इतना इंटेलिजेंट है, इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग की हुई है कि ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आपको सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस लिस्ट में से अपने आप डेट को सेलेक्ट कर लेता है। इतना ये समझता है थोड़ा थोड़ा। और अभी जैसे कुछ चीजें होती हैं मल्टीपल चॉइस की फॉर्मेट में, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रखा कि आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है, डू यू हैव मोबाइल और कंप्यूटर। तो इसके लिए देखिए आपके पास दो ऑप्शन यस और नो में आंसर इसका होगा, तो ऐसे ही रखना है आपको। नहीं, हाँ, यस और नो में क्या आपके पास एक है या दोनों हैं, तो हम इसे रखेंगे चेक बॉक्स में। पहला चेक बॉक्स होगा मोबाइल का, मोबाइल। दूसरा हम रख देते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप। तो देखिए अगर इसमें चेक बॉक्स का मतलब है कि अगर किसी इंसान के पास एक है तो वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, अगर दो है तो वो दोनों को सिलेक्ट कर सकता है यहाँ पे। लेकिन इसमें एक जो और है, उसमें से केवल आपको यस और नो में या फिर 3-4 ऑप्शंस में से केवल एक ही सेलेक्ट करना होता है। आप केवल एक ही उसमें आंसर आपको चूज करना है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हम जैसे अगर आपको कोई क्विज या एग्जाम कंडक्ट करना है, मैंने एक क्वेश्चन रखा जैसे हम आईसीटी के बारे में बात करें तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, क्योंकि इसके मैं 2-3 फुल फॉर्म देने वाला हूं, लेकिन उसमें से एक ही सेलेक्ट करनी है, एक ही सही होगी। तो पहला रखता हूं मैं इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। दूसरा मैं रखता हूं इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन। तीसरा रखता हूं मैं इंफॉर्मेशन। एक और रखता हूं मैं इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी।
तो आप अपने अभी हमने आईसीटी के बारे में पढ़ा है और आपने मैंने बीच-बीच में वर्ड इस्तेमाल किया है। तो कहीं न कहीं मैंने 1-2 बार उसकी फुल फॉर्म भी इस्तेमाल की है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कि इसमें सही आंसर क्या है? इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वेरी और कौन कोई है? बताएगा? कौन बोल रहा है? दीपचंद। अरे वाह दीपचंद, पास लगता है दीपचंद जी ध्यान से नहीं सुन रहे हो। इंटरनेट पास हो गए, हाँ, अभी नीचे से पास हो गए हो। हाँ, अभी देखिए जो और कोई बताना चाहता है तो मैं उसे बता दूं कि ये आंसर गलत है। इंटरनेट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है आईसीटी की फुल फॉर्म यहाँ पे। तो कोई और है जो बताना चाहेगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अरे वाह दयाचंद जी, आपने बिल्कुल सही बताया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो भी गलत है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब है। हाँ ये सर, एकदम सही बोले थे। देखो दयाचंद जी। तो अगर आपको इसमें और पैराग्राफ की भी मैं एक क्वेश्चन और अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा है अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें क्या होगा, आप मल्टीपल चॉइस अबाउट योरसेल्फ नहीं हो सकता है, कोई शॉर्ट आंसर एक लाइन में आप नहीं दे सकते, आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा अपने बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पैराग्राफ आपको चूज करना है इस ऑप्शन में से। तो समझिए ऐसे हम जितने भी क्वेश्चंस हमें रखने हैं, हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोर्स का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन या फिर क्वेश्चंस हम उसमें 10, 20, 30, 40 जितने भी रखना चाहे उसे रख सकते हैं। तो उसके बाद ये समझिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और